खास मुद्दे पर खास व्यक्ति से खास मुलाकात। जी हाँ, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से ऐसे ही एक शख्सियत से आधे घंटे तक बातचीत करूंगा, उनका इंटरव्यू करूंगा, जो बहुत ही खास हैं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री, आबकारी मंत्री और इस तरीके के और भी 11 मंत्रालय जिनके पास हैं, प्रकाश पंत जी। उनसे आधे घंटे के इस खास मुलाकात में राज्य के राजस्व के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जीएसटी एक बहुत बड़ा 1 जुलाई से राज्य में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, उस पर भी बात करूंगा। पेयजल मंत्री हैं तो जो उत्तराखंड की बहुत विकराल समस्या है उस पर भी उनसे बात करूंगा। तो आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रकाश पंत जी, टीवी के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, सबसे तो पहले यही जानना चाहूँगा कि जिस प्रचंड बहुमत की सरकार आप लोगों को उत्तराखंड में जनता के आशीर्वाद से हासिल हुई, उसी प्रचंडता के साथ समस्याएं भी बहुत विकराल रूप से सामने आ गईं, खासकर यदि आर्थिक पहलू की बात करें तो। इस समय राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, माली हालत है, वो अत्यंत कठिनाई से इस समय राज्य गुजर रहा है। राज्य जहां एक और बढ़ते हुए कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, वहीं नियोजन की दृष्टि से भी राज्य व्यवस्थित तरीके से नहीं काम कर रहा है। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम बेहतर प्रबंधन, आर्थिक प्रबंधन करें, आर्थिक नियोजन बेहतर करें, जिसके आधार पर न केवल हमारे ऊपर जो कर्ज का बोझ दबा पड़ा है 45,000 करोड़ का, उस पर हमको कुछ राहत मिल सके, हमारे रिसोर्स जो घट रहे हैं उन घटते हुए रिसोर्स को हम बढ़ा सकें। ये बहुत बड़ी चुनौती आर्थिक स्थिति पर हमको है। सर, उत्तराखंड पर इतना ज़्यादा कर्जा कैसे लद गया? अभी तो इतना ज़्यादा समय भी नहीं हुआ उत्तराखंड के गठन को। आवश्यकता इस बात की है कि हम जो विकास के लिए जो धनराशि की हमको आवश्यकता है, उसमें व्यापक स्तर पर हम बाह्य सहायतित परियोजनाओं का उपयोग करें तो राज्य का हित हो सकता है। हम केंद्र सहायतित परियोजनाओं का अधिकतम उपयोग करें तो उसका हित हो सकता है। लेकिन विगत 10 वर्षों तक जब UPA 1 और UPA 2 रहा तो हमारा जो विशेष राज्य का दर्जा था वह भी समाप्त हुआ, हमारे जो औद्योगिक पैकेज हमको प्राप्त हुआ था वह भी समाप्त हुआ। तो इस तरह से दुतरफा मार हमारे राज्य को पड़ी। और उसके बाद जब अभी केंद्र में, राज्य में कांग्रेस की सरकार आई 2012 से लेकर के 2017 तक, तो इस सरकार ने गलत नियोजन के चलते हुए जो राज्य के मुख्य आर्थिक संसाधन थे उनकी वृद्धि नहीं हो पाई। हमारे संसाधन 6,700 करोड़ से ऊपर नहीं बढ़ पाए, और जिसके चलते हुए हमें जो अपने खर्चों की आपूर्ति करने के लिए मार्केट से कर्जा उठाना पड़ा, वही हमें कर्ज के बोझ के रूप में बढ़ता चला गया। आपने सर इतने दिनों में देखा कि कहाँ पर छेद है जहाँ से नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के नाम पर ढेर सारा पैसा बह जा रहा है राज्य का? आवश्यकता इस बात की है करों की चोरी को रोका जाए, आवश्यकता इस बात ही की है अवैध जो काले कारोबार हैं उनको रोका जाए, अवैध खनन को रोका जाए, अवैध शराब की बिक्री को रोका जाए, तो राज्य के राजस्व की पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो सकती। बिना जनसामान्य पर टैक्स लगाए हुए हम राज्य को समर्थ तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। टैक्स क्या आप प्रारूप देख रहे हैं? क्या और कर आरोपित कर सकते हैं या टैक्स लगा सकते हैं पब्लिक पे? सर, बिजली तो महंगी हो ही गई राज्य में 1 अप्रैल से, और क्या नया? देखिए, जो आम आदमी की आवश्यकताएं हैं, जैसे बिजली पानी का विषय है, बिजली पानी पर एक निर्धारित प्रक्रिया से टैक्स लगता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हमको GST आने के बाद जो विशेष तौर पर हमारे सामने संकट आएगा वो यह आएगा कि जितने भी रिसोर्स हैं रेवेन्यू के, वो रिसोर्स GST में जाने वाले हैं। और जब GST में जाएंगे तो राज्य के हाथ में केवल 2 चीज़ें रह जाती हैं। एक अल्कोहल जो आबकारी के रूप में हमारे पास है, और दूसरा हमारे पास पेट्रोलियम पदार्थ। और ये पेट्रोलियम पदार्थ और आबकारी 2 ऐसे इशू हैं जिस पर हमें जो वैट लगेगा, जो हम स्टेट का GST लगाएंगे, वो हमको उसके माध्यम से प्राप्त होगा। लेकिन जहाँ तक आबकारी का प्रश्न है, आबकारी का हमारे 2100 करोड़ का लगभग राजस्व इधर के लिए लक्षित था, जिसके सापेक्ष हम लगभग 1800-1900 करोड़ प्राप्त कर पाए। अर्थात हम 300 करोड़ के घाटे में यहाँ थे, जो हमको प्रतिपूर्ति होनी चाहिए थी लेकिन कर नहीं पाए। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम केवल 2100 करोड़ की शराब यहाँ पर सप्लाई हो रही होगी, जो कुछ भी उपयोग हो रहा होगा, उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास इसका कारोबार है। अब वो शराब का कारोबार हम जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे आने वाली तस्करी की शराब है या गलत तरीके से आने वाली शराब है, उसको कैसे हम रोक पाएँ, ये हमारे लिए चुनौती है। एक महत्वपूर्ण विषय यह है
कि जब हम करों के राजस्व की बात करते हैं तो जो व्यापारी या औद्योगिक प्रतिष्ठान जो टैक्स देते हैं हम उन पर ही दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि जो टैक्स चोरी करते हैं अगर उन पर हम ठीक तरीके से व्यवस्था कर लें तो वो टैक्स चोरी से जो राजस्व की हानि हो रही है उसको रोका जा सकता है और वो बहुत बड़ी संख्या है। तो हमने अभी प्रयास शुरू किए हैं, हमने अपनी इन्फोर्समेंट टीमों को ठीक तरीके से व्यवस्थित करना का लक्ष्य लिया है। हमने जो हमारी स्पेशल टास्क फोर्स हैं उनको जवाबदेही और जिम्मेदारी सौंपने का लक्ष्य लिया है। हमारी जितनी भी एंट्री पॉइंट हैं उन एंट्री पॉइंटों पर हम सघन तलाशी और निगरानी रखेंगे। आने वाली गाड़ियों को, आने वाली वाहनों को बिना हम चालान के आने नहीं देंगे। और उसके साथ साथ आबकारी और हमारा जो सेल टैक्स डिपार्टमेंट है इन दोनों का समन्वय आपस में होगा ताकि वो जो आबकारी शराब के रूप में जो अंदर प्रवेश कर रही है उसको रोका जा सके। तो जिस दिन हम इन्फोर्समेंट को सफलतापूर्वक लागू कर गए तो हमारा रेवेन्यू धीरे धीरे उठता चला जाएगा। जीएसटी आने के बाद एक सुविधा अवश्य हो जाएगी कि अब हम इंटर स्टेट जो हमारा ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन में जो इस तरह की घपले घोटालों की संभावना थी वो न्यून हो जाती है। तो इस तरह से कई माध्यमों से हमारा जो राजस्व है वो बढ़ता जाएगा। नहीं सर, ये तो आपने बात की कि जहाँ पर चोरी हो रही है वहाँ पर आप उस बैरियर लगाएंगे और उसको फिल्टर करेंगे, चोरी नहीं होने देंगे। लेकिन आपने ये भी बात कही कि राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ नए कर लगाए जा सकते हैं। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि वो नए कर किस रूप में हो सकते हैं। देखिए, नए कर लगाने का अभी हमने कोई ऐसा योजना नहीं बनाई है क्योंकि हम नहीं चाहते कि जनता पर अतिरिक्त व्ययभार पड़े। ये जितनी आपने एक प्लानिंग कर रखी है इसके सक्सेसफुल होने में कितना समय लग जाएगा सर? क्या 5 साल? मुझे तो लगता है कि कम पड़ेंगे। देखिए, हमारा जो अभी का बजट आएगा वो बजट आप देखेंगे उसमें हम ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे जो हमारे लिए रोड मैप बनेगा। और आप देखेंगे हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि हम आम आदमी पर बिना करों का बोझ डाले हुए हम एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन का बजट रखेंगे जो आने वाले 5 साल के लिए हम नियमित रूप से उसका संचालन करेंगे और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ हम लेकर के आएंगे उस बजट को। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। सर, आपने कहा कि इतना ज़्यादा कर्ज है राज्य के ऊपर, बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव है। इसके अलावा जो खनन का एक मैटर था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से आपको बहुत रिलीफ मिली, लेकिन आबकारी से एक बड़ा जो आय होती थी राज्य को वो नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ उत्तराखंड ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी लागू की हैं। कर्मचारियों को उन 7वें वेतन आयोग के सिफारिशों के मुताबिक जो है आपको वेतन भत्ते देने हैं। ये आपको कितना डिसबैलेंस करेगा या कैसे इसको बैलेंस करेंगे सर? देखिए, जहाँ तक 7th पे कमीशन का ताल्लुक है उससे लगभग 1300 करोड़ का हमारे ऊपर व्यवहार पड़ेगा और ये व्यवहार मीट आउट करना हमारे लिए निश्चित रूप से चुनौती है, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहाँ तक हम अपने रिसोर्स किस तरह से बढ़ाएंगे, कैसे हम इसको मीट आउट करेंगे, कैसे हम अपने जो नॉन प्लान बढ़ रहा है, हमारा गैर योजना मद का खर्चा बढ़ रहा है, उस पर लगाम लगाएंगे, ये सब कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं। और विशेष चुनौती हमारी राज्य के जो रिसोर्स, विशेष तौर पर 2 बड़े रिसोर्स हैं जिसमें एक खनन है और एक आबकारी है। ये 2 बड़े रिसोर्स हैं। तीसरा तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, वो करों से प्राप्त आय का जो हमारा शेयर मिलता है या जीएसटी आने के बाद जो शेयर हमारे पास वापस आएगा, नीति आयोग ने जो 42% हमको देने की बात कही है उसके माध्यम से आएगा, वो सब हमारी योजना मद में खर्च होने वाली मदें हैं। हमारे पास जो आबकारी एक ऐसा सेगमेंट है जिस सेगमेंट से हम राज्य के आर्थिक संसाधनों को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे सामने एक और चुनौती है जो माननीय न्यायालय के निर्णय का जो मंशा है, जो उसकी मूल आत्मा शराब के व्यवसाय को हतोत्साहित करने की है। तो उसका भी सम्मान हमको रखना होगा। इसके साथ साथ जो यहाँ का उत्तराखंड का जन आंदोलन हुआ था, उस जन आंदोलन के पीछे भी जो मूल भाव वो कहीं न कहीं शराब के विरोध हुए आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारे लिए आवश्यक ये है कि हम एक और माननीय न्यायालय के आदेश का मान रखें, दूसरी ओर हम जो जनता है उसके जो मूल आत्मा है, उसकी भाव है, उस भाव का मान रखें, और तीसरी ओर राज्य के राजस्व पर भी हम चेक बैलेंस लगाएं ताकि वो भी घटने न पाए। अब इस सब में हमको ध्यान रखना होगा कि राज्य के राजस्व से हम समझौता नहीं कर सकते। शराब बेच करके राजस्व आए, ये सरकार की इच्छा नहीं है। हम चाहते हैं
कि इस राज्य के अंदर ऐसी शराब का प्रचलन न हो जाए जो घटिया है, जो जहरीली है, या इसकी आड़ में, नशे विरोध की आड़ पर माफियाओं को पनपने का अवसर मिल जाए। इस बात का भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा। सर, शराब पे और खनन दो राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्व की वसूली को लेकर भी और उससे बचने को लेकर भी। इस मुद्दे पर आगे और विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और प्रकाश पंत जी से इन दोनों ही इशूज़ पर, जो खनन और आबकारी है, इन दोनों ही इशूज़ पर और विस्तार से बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खास मुलाकात में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम आबकारी, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री, पेयजल मंत्री प्रकाश पंत जी से बात कर रहे थे, एक बार फिर से उनसे चर्चा का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, ब्रेक से पहले आप चर्चा कर रहे थे शराब की और आबकारी की। आपने बताया कि इन दोनों से बहुत व्यापक पैमाने पर रेवेन्यू आता है, लेकिन आप शराब को बहुत ज़्यादा, इसको राजस्व का जरिया भी नहीं बनाएंगे। ये दोनों विरोधाभासी चीज़ें नहीं लगती हैं सर? आप कहते हैं कि हम शराब से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की उम्मीद नहीं करते। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम धीरे धीरे इसको हतोत्साहित करेंगे और हमारे लिए रेवेन्यू का जरिया नहीं है। दूसरी तरफ राज्य की आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता बहुत कुछ इसी पर टिकी हुई है। तो ये कन्फ्यूजन सा हो गया है लोगों के लिए। हमारा प्रयास क्या रहेगा? हमारे पास 526 दुकानें हैं। इन सभी दुकानों में से 91 नगरीय क्षेत्र हैं। उन नगरीय क्षेत्रों में जो शहरी क्षेत्र में दुकानें हैं, वो दुकानों में कोई बहुत अधिक रिजनमेंट नहीं है, क्योंकि शहर पर्यटन से भी जुड़े हुए हैं और पर्यटन व्यवसाय के साथ कहीं न कहीं शराब भी जुड़ी रहती है, क्योंकि बाहर का अगर विदेशी पर्यटक आएगा तो वो 5 स्टार होटल में रुकेगा, तो उसको भी शराब की जो उसकी नित्य की आवश्यकता है उसकी प्रतिपूर्ति होनी होती है। लेकिन ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र से हम शराब की दुकानों को धीरे धीरे कम करने का प्रयास करेंगे। या आप आगे आने वाली हमारी शराब की पॉलिसी, जो आबकारी पॉलिसी होगी 2017-18, उसमें आप देखेंगे। सर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक ही इंसान के जो अधिकार हैं उन पर कहीं ना कहीं एक दो तरफा नीति है सरकार की, कि शहरों में तो शराब सबके लिए उपलब्ध होगी, लेकिन ग्रामीण इलाके में यदि किसी का मन करेगा कि वो भी आज 2 घूंट जिंदगी की लगा ले, तो आप उससे उसको महरूम कर रहे हैं? मनीष जी, मुझे लग रहा है कि आप ग्रामीण क्षेत्र की जनता के उस दर्द को, शायद उसकी अनुभूति आप नहीं कर पा रहे हैं। वो दर्द है, उनका दर्द उत्तराखंड राज्य आंदोलन से भी शुरू हुआ था, और वो राज्य आंदोलन की जो शुरुआत थी, वो शुरुआत इस शराब के माध्यम से हुई थी। शराब के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, तो उस दर्द को भी हमको महसूस करना है। और जो शराब के शौकीन हैं, पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए। तो सर, जैसे गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है, बिहार में नीतीश कुमार ने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया शराबबंदी करके, इतना साहस क्या है सरकार में? देखिए, शराबबंदी के प्रयोग अनेकों बार हुए हैं, बिहार में भी हुए हैं। बिहार में आप देखिए क्या स्थिति वहाँ होती जा रही है। नशे की जद में वो लोग घिरते जा रहे हैं। नशे के अवैध तरीके से जो नशा आ रहा है, जो खतरनाक नशा है, शरीर के लिए खतरनाक नशा है, वो नशे का शिकार वो लोग होते जा रहे हैं। और इसके बाद आप 1977 का वो पूरे देश की शराबबंदी का जिक्र भी करना न भूलें, जिसके माध्यम से सुरा, टिंचरी, आपके पुदीन हरा, अजवाइन अर्क, ये सब कुछ ऐसे चीज़ें थी जिनका उपयोग नशे को पूरा करने के लिए लोगों ने करना शुरू किया। इसका डर तो सर ग्रामीण इलाकों में भी है, जब आप वहाँ ग्रामीण इलाकों में दुकानें बंद कर देंगे। नहीं, दुकानें हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन उसको हतोत्साहित करेंगे। धीरे धीरे हम कम करते जाएंगे, मिनिमाइज करते जाएंगे। एक चीज़ और, आपने सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से शराब की दुकानों को 500 मीटर दूर ले जाइए, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ 220 मीटर का भी मैंने जिक्र सुना। राज्य सरकार ने इस ऑर्डर को बाईपास करने के लिए उसके ऊपर एक फ्लाईओवर बना दिया, और जो स्टेट हाईवेज़ आपके थे उनको आपने जिक्र भी किया कि 91 नगर पालिकाओं और लोकल बॉडीज से होकर जो जाती हैं सड़कें, उनको आपने डी नोटिफाई करके और जिला मार्ग का दर्जा दे दिया। सर,
सुप्रीम कोर्ट से डर नहीं? हमने अपने राज्य मार्ग अगर बदल दिए होते तो हम पर आक्षेप लग सकता था। और दूसरी तरफ आप उसका फिगर भी देख लीजिए दुकानों का, हमने 526 दुकानों में से केवल 35 दुकानों को उसका इससे डी नोटिफाई करने का लाभ मिला है। तो अगर हमने ऐसा किया होता तो हमारे 50% दुकानें बच गई होती, लेकिन वो नहीं बच रही हैं। इसी तरह से नेशनल हाईवे गुजर रहे हैं हमारे यहाँ से, अब नेशनल हाईवे का हमारे हाथ में है नहीं नेशनल हाईवे बदलना, अन्यथा वो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर न तो नेशनल हाईवे और न स्टेट हाईवे जहाँ बाईपास रोड है उसका नोटिफिकेशन उस तरह से तर्ज से हो जाना चाहिए, ये राज्य हित में है। सर, जिस तरीके से अवैध शराब का कारोबार, इसका भी बहुत बार जिक्र किया आपने, ताबड़तोड़ एक्शन भी किए, कई अधिकारियों को दंडित किया गया, निलंबित किया गया। क्या आपको लगता है कि 5 साल में जो शराब का कारोबार है उसके अवैध में अवैध का हिस्सा बहुत ज़्यादा रहा? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये बिल्कुल इस बात का प्रमाण मेरे सामने जिस अधिकारी को मैंने दंडित किया है वो दुकान इस बात का प्रमाण है। जिस दिन ये 1 अप्रैल के दिन ये बंद हुआ, आदेश आने के बाद हमारा व्यवसाय प्रभावित हुआ, तो उस दुकान का आवंटन 40% नीचे रेट पर एक तीसरे व्यक्ति को दे दिया गया। बिल्कुल गलत तरीके से हस्तांतरण हुआ, क्योंकि उसके बारे में ये निर्देश है कि वो पारदर्शी आवंटन करेगा, और पारदर्शी आवंटन में भी कम रेट पर तो आवंटन करना ही उचित नहीं था। और जैसे ही हमने इस बात पर संज्ञान लिया तो वो दुकान फिर पुराने रेट पर और अपने 100% रेट पर हो गई। इस तरीके का तो स्टेट में बहुत कुछ हुआ होगा, तो क्या आप पूरी हर जगह 526 दुकानों का स्क्रूटनी करा रहे हैं? उसको बहुत बारीकी से देख रहे हैं। 111 दुकानें ऐसी हैं जिनमें आपत्तियां आई हैं इस तरह की, जैसे इस प्रक्रियात्मक आपत्ति आई है, जिसमें गंभीर तरह के प्रकरण होंगे उन पर हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये तो बहुत बड़े लोग होते हैं सर, पार्टियों को शायद फंड भी बहुत देते हैं, ऐसी चर्चा आम रहती है। हाथ कांपेंगे तो नहीं सरकार? देखिए, हाथ कांपने का सरकार का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हम इस तरह के धन का इस्तेमाल पार्टी के खर्चों के लिए नहीं करते। सर, आबकारी और खनन पे बहुत बात हो गई, व्यापारियों पे भी बहुत बात हो गई, लेकिन उत्तराखंड की एक जो विकराल समस्या है पेयजल की, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लें। पंत जी से पेयजल की समस्या पर ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे। अब हम प्रकाश पंत जी से ये जानना चाहेंगे कि गर्मियों में बूंद बूंद के लिए उत्तराखंड की जनता सर परेशान होती है, कब तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? कारण यह है कि हमारी इस समय गर्मियों के समय में लगभग 4000 से अधिक ऐसी बस्तियां होंगी जिनमें पानी का क्राइसिस है, और इसी तरह से 450 के लगभग हमारे मोहल्ले हैं जिनमें पानी का क्राइसिस है। अब ये पेयजल क्राइसिस के पीछे जो कारण है वो हमारे घटते हुए जल स्रोत हैं, या हमारी योजनाएं जो प्रभावित हो गई उन जल स्रोतों के कारण। हमारे ट्यूबवेल का जल स्तर कम हो गया। अब इस सब के पीछे अगर हम कारण पर जाएंगे, जो हमको दीर्घकालिक योजना के हिसाब से करना पड़ेगा, 2007 से 12 तक जब हम रहे, हमने इस राज्य की जल नीति बनाई थी, हमने एक वाटर पॉलिसी बनाई थी, और हमारा मानना यह था कि उसको हम एक्ट का दर्जा दे दें, हम कानूनी जामा पहना दें, ताकि उसके पीछे हमारा मंतव्य था कि इस राज्य के अंदर ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि सामान्य जो प्राकृतिक जल चक्र है वो कायम रहना चाहिए। बरसात का पानी ज़मीन के अंदर जाना चाहिए, जो हमारे रिसोर्स जो स्रोत हैं उनको रिचार्ज कर सके। हमने उस पॉलिसी में ये जो है बाध्यता कर दी थी कि रूफटॉप वाटर ज़मीन के अंदर डालना यह हर मकान के भवन प्लान के साथ मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर ये हो जाता तो वो जो भूगर्भीय जल स्तर है वो निश्चित रूप से मेंटेन हो जाता। हम अगर छोटे छोटे बांध के माध्यम से जो हमारे जलाशय बनेंगे छोटे छोटे, उन जलाशयों में पानी, बरसात का पानी भी रुकने लगा, तो वो पानी नीचे सीपेज होकर के अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता। हम चौड़ी पत्ती के जंगलों को लगाते। हमने जितनी भी योजना बनाई उसमें हमने इस कंपोनेंट को अनिवार्य कर दिया था कि जिस रिसोर्स से हम पानी ले रहे हैं उसको रिचार्ज करने की जिम्मेदारी भी उस पेयजल योजना को बनाने में होगी। लेकिन दुर्भाग्य से 2012 में सरकार बदली। सरकार ने उस जल नीति के ड्राफ्ट को ठंडे बस्ते पर डाला, उसको कानूनी जामा नहीं पहनाया गया। एक आपके विश्वास दिलाने के साथ ही इस इंटरव्यू का समापन करेंगे पंत जी। 5 साल की प्रचंड बहुमत की सरकार जनता ने आपको सौंप दी है, पानी के लिए तरस रही है, उसके ऊपर हजारों करोड़ का कर्ज लदा हुआ है। इसके अलावा अवैध कारोबार, चाहे वो खनन का हो, चाहे वो शराब का हो,
चाहे वो व्यापार हो, इससे आदमी पीड़ित है, जनता त्रस्त है। क्या आप भरोसा दिलाएंगे संक्षेप में, और सीधे जनता को आप बताइए इस कैमरे में देखते हुए कि क्या आप कहेंगे सर? देखिए, मेरा जो जनता ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमने एक भ्रष्टाचार मुक्त, एक सर्वस्पर्शी जवाबदेह सरकार बनाने का वायदा किया था और उस वायदे पर हम आज भी कायम हैं और उसी के आधार पर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के हर प्रतिनिधि 24 घंटे में से 18 घंटा मेहनत करके इस राज्य की बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हमने लोकायुक्त कानून हम लेकर के आ रहे हैं, 100 दिन के अंदर उस लोकायुक्त को लागू करेंगे। भ्रष्टाचार को आमूल नष्ट करने का संकल्प हमने लिया है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के आधार पर होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र एक्ट हम लेकर के आ रहे हैं, जिसके आधार पर हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग के उस भ्रष्टाचार रूपी दानों को रोक पाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुँचाएँ। आपने सर मेरा निवेदन स्वीकार किया और ईटीवी के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत आभार, और हमारी शुभकामनाएँ भी कि आपने जितना कुछ सोच रखा है उसको आप पूरा कर सकें। इस पूरे इंटरव्यू में आप मेरे साथ और पंत जी के साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।